हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लेक्चर वाइज लेक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीबीएमएस से लेके एडवांस टॉपिक्स तक कवर करेंगे। सो ये फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। चलिए देखते हैं इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सेकेंड टॉपिक फाइल बेस्ड अप्रोच। थर्ड टॉपिक डेटाबेस अप्रोच। फोर्थ टॉपिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये चार टॉपिक्स है जो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सो डेटा एंड इंफॉर्मेशन, सबसे पहला हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेटा, कि डेटा क्या चीज़ है। अगर हम डीबीएमएस की बात करें, डेटाबेस की बात करें, तो डेटा क्या चीज़ है। डेटा इज रॉ अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स दैट लैक्स एनी काइंड ऑफ मीनिंग एंड नीडेड टू बी प्रोसेस्ड। इस तरह के फैक्ट्स जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हैं, रॉ हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हैं और उनका कोई मीनिंग नहीं है और उनको अभी हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत है। उस फैक्ट्स को अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, डेटा। अब डेटा क्या है? डेटा कैन बी एनीथिंग, कुछ भी डेटा हो सकता है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं? इट कैन बी नंबर्स, इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो एट्सेट्रा। कुछ भी ये डेटा हो सकता है। Data must be interpreted in order to derive any meaning. So basically it is meaningless. जब तक हम डेटा को हम स्टडी नहीं करेंगे, डेटा को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तब तक वो मीनिंगलेस ही रहता है। कुछ इसकी एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। लेट्स सी सम डेटा एग्जांपल्स। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यस नो, यस नो, यस। अब ये क्या चीज़ है? ये एक डेटा है टेक्स्ट की फॉर्म में। अब ये रॉ डेटा है, इसका कोई अभी तक कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट, ये नंबर्स हैं 42, 63, 45, 63, 23, 0, 12, 100। ये भी क्या है? नंबर्स हैं और ये कलेक्शन है, बट इनका अभी भी कोई मीनिंग नहीं है। एंड लास्ट एक और नंबर है 150 150 81947। ये भी एक नंबर है, इसका कोई मीनिंग नहीं। सो अब हम देखेंगे, अगर हम इस डेटा को किसी ना किसी कंटेक्स्ट में अगर इसको हम जोड़ते हैं, किसी ना किसी फील्ड के साथ इसको जोड़ते हैं, तो हम इस डेटा के साथ कोई ना कोई मीनिंग अटैच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ सकते हैं। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है यस नो, यस नो, ये कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज ये क्या है आपका आंसर्स टू दी 1 मार्क क्वेश्चंस। अगर मैं बोल दूं कि ये आपके आंसर्स हैं 1 मार्क क्वेश्चंस के, तो आपने क्या कर दिया, इस अनऑर्गेनाइज्ड, इस मीनिंगलेस डेटा को क्या कर दिया आपने, एक कंटेक्स्ट दे दिया, एक मीनिंग दे दिया। नेक्स्ट 42, 63, अगर इनको बोलूँ ये क्या चीज़ है, ये टोटल मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अगर मैं बोलूँ ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में, तो ये भी क्या कर दिया मैंने, इस रॉ फैक्ट्स को क्या कर दिया मैंने, मीनिंग अटैच कर दिया इसके साथ। लास्ट 15081947, ये क्या है, एक नंबर है, बट अगर इसको बोलूँ कि ये मैं इसको अगर बोलूँ ये इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का 15 अगस्त 1947, तो मैंने क्या किया, इस नंबर को क्या कर दिया, एक मीनिंग अटैच कर दिया। सो ये जो डेटा है ये मीनिंगलेस डेटा है, यूजलेस डेटा है। बट जब मैं डेटा को किसी कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, डेटा को किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच करता हूँ, तो वो क्या बन जाता है, मीनिंगफुल एंड प्रोसेस्ड डेटा। और वो ये डेटा क्या है, ये यूज़फुल भी होता है। अब इस किस तरह से यूज़फुल होता है, इसका मीनिंगफुल किस तरह से, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड में आपको सारा पता चल गया कि डेटा क्या चीज़ होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है? सिंपल डेफिनेशन इज प्रोसेस्ड डेटा इज इंफॉर्मेशन। अगर मैं डेटा को प्रोसेस करूंगा तो वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी। जैसे कि लास्ट वीडियो स्लाइड में हमने देखा कि जो नंबर दे रखे थे, अगर मैं उसको बोलूं कि वो मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं, तो वो क्या बन गई, इंफॉर्मेशन, बिकॉज मैंने डेटा को क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। सो व्हेन द डेटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड विद इन अ गिवन कंटेक्स्ट टू गिव इट अ मीनिंग, इट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसको एक ऑर्गेनाइज कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो हम उस डेटा को क्या कर देते हैं, कोई ना कोई मीनिंग दे देते हैं। आपका जो डेटा का मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रेड कलर है, वो क्या चीज़ है? अगर मैं उसको ट्रैफिक सिग्नल की फॉर्म में बात करूँ, तो वो क्या चीज़ है? रेड सिग्नल मीन्स जो भी आपके व्हीकल्स आ रहे हैं उनको स्टॉप करना। अगर मैं रेड
कलर की बात करूँ फुटबॉल के लिए तो उसका क्या मतलब है, अगर एक जो रेफरी है वो रेड कार्ड दिखाता है तो इसका मतलब जो प्लेयर है उसको मैच छोड़ के जाना पड़ता है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, आपकी इन्फॉर्मेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही शो होती है। लेट्स सी द एग्जांपल। अब ये नंबर्स दे रखे हैं 51, 77, 58, 82, 64, 70। ये क्या है, रॉ डेटा। अब इसको मैं किसी कॉन्टेक्स्ट में लेके आता हूँ, इसको किसी ना किसी फील्ड के साथ अगर मैं जोड़ता हूँ। लेट्स सपोज मैंने क्या बोल दिया, ये क्या है, टेस्ट स्कोर्स अचीव बाय स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या कर दिया, इस मीनिंगफुल डेटा को, मीनिंगलेस डेटा को मीनिंगफुल बना दिया, मैंने किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ दिया। और तो ये क्या बन गई, मेरी इन्फॉर्मेशन। अब मैंने इसको आगे प्रोसेस किया तो मैं किस तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ इसमें कि एवरेज टेस्ट स्कोर कैलकुलेटेड इज 67%। तो मैंने एवरेज भी निकाल लिया इसका, तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, 67% स्कोर आ रहा है। अब इस डेटा और इस इन्फॉर्मेशन का क्या मीनिंग है, क्या है इसका, क्या कहाँ पे इसका यूज़ है। ये एक पिरामिड है जिससे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक डेटा जो है आपका डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प होता है। सबसे पहले सबसे रॉ फैक्ट्स होते हैं, उनको हम डेटा बोलते हैं। डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो वी गेट इन्फॉर्मेशन। जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, देन वी गेट नॉलेज। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी अटेन सर्टेन टाइप ऑफ नॉलेज, तो हम क्या बोलेंगे, विजडम। जब हमारे पास विजडम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं। अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, गलत डिसीजन ले सकते हैं, बट हम डिसीजन कैसे लेते हैं, बेस्ड ऑन द नॉलेज। और नॉलेज हमारे पास कैसे आएगी, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। और इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसे गैदर होगी, जब हमारे पास रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होंगे, दैट इज डेटा। इसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक इन स्पोर्ट्स, इन क्रिकेट। व्हाट वी डू इज़, क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास डेटा है कि लेट्स सपोज जून जुलाई में इंडिया में मानसून होता है, तो हमने क्या किया, पहले डेटा लिया, फिर उसको क्या किया, हमने प्रोसेस किया कि एवरी ईयर इन 2 महीनों में बहुत सारी बारिश होती है। और उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास नॉलेज हो गई, हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर होगी कि पिछले 5 सालों से लगातार इन 2 महीनों में बारिश हो रही है। और उसके बाद विजडम। विजडम क्या बोलती है, उसके बाद अगर हमने कोई डिसीजन लेना है कि अगर हमने कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट कराना है, आईपीएल कराना है, तो क्या हमें कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो इस तरह के डिसीजन हम कब ले पाएंगे, जब हमारे पास विजडम होगी। और विजडम कैसे आएगी, नॉलेज से। नॉलेज कहाँ से आएगी, इन्फॉर्मेशन से। एंड इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, डेटा से। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल बेस्ड अप्रोच। अब फाइल बेस्ड अप्रोच क्या चीज़ है। डेटा बेस्ड अप्रोच से पहले एक मैनुअल फाइलिंग सिस्टम होता था जिसको हम फाइल बेस्ड अप्रोच बोलते हैं। So file-based approach refers to the situation when where the data is stored in one or more separate computer files defined and managed by different computer programs. अब इसमें क्या है कि आप अभी भी ये अप्रोच यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, जिसमें आप अलग अलग फाइल्स को अलग अलग फोल्डर्स में स्टोर करते हैं। और उन फाइल्स को कैसे पता चलता है कि कौन सी फाइल्स हैं, हर एक फाइल के साथ एक डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम अटैच होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने वर्ड की फाइल्स सेव की हैं तो उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम अटैच हो जाएगा। अगर मैंने मूवीज़ की फाइल सेव करी हैं, MP4 फाइल सेव करी हैं, तो उसका VLC प्लेयर का प्रोग्राम अटैच हो जाएगा। अगर मैंने PPT की फाइल सेव करी हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रोग्राम अटैच हो जाएगा। तो इसमें कोई जितनी भी आप फाइल्स हैं, आप क्या करते हो, एक सेपरेट डायरेक्टरीज में सेव करते हो। फाइल बेस्ड सिस्टम्स क्या थे, दे वर एन अर्ली अटेम्प्ट टू कंप्यूटराइज द मैनुअल फाइलिंग सिस्टम दैट वी आर फेमिलियर विद। मैनुअल फाइलिंग सिस्टम क्या है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास बिल्स पड़े हैं, हमारे पास इनवॉइसेस पड़े हैं, वारंटी कार्ड्स पड़े हैं, और हमारे नोट्स पड़े हैं। उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग कैबिनेट्स में डाल के रखते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कैबिनेट्स को लॉक्स लगा सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को हमने क्या किया था, कंप्यूटराइज किया था विद द हेल्प ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम्स। सो आजकल भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल बेस्ड सिस्टम यूज़ होते हैं, चाहे वो NTFS हो, जिसको हम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम बोलते हैं, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करते हैं। और अगर डेटा ज़्यादा भी है, बट आपको किस तरह के ऑपरेशंस करने हैं, या तो स्टोर करना है, या तो रिट्रीव करना, अगर इसी तरह के कुछ ऑपरेशंस करने हैं तो आप फाइल बेस्ड सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हो। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अ रियल स्टेट एजेंट्स ऑफिस माइट हैव अ सेपरेट फाइल फॉर ईच प्रॉपर्टी फॉर सेल और रेंट। अब आप रियल एस्टेट के जो एजेंट्स होते हैं उनके ऑफिस की हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। उनके पास सेपरेट फाइल्स हो सकती हैं, सेल्स के लिए अलग फाइल्स हो सकती हैं, रेंट के लिए अलग फाइल हो सकती है,
पोटेंशियल बायर्स कौन कौन से उनको लगता है कि लोग बाय कर सकते हैं, उनकी एक अलग फ़ाइल हो सकती है। जो रेंट पे ले रहे हैं उनकी एक अलग फ़ाइल हो सकती है, और जो उनके स्टाफ में लोग काम कर रहे हैं उनकी एक अलग अलग फाइल्स हो सकती हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अब एक नॉर्मल फाइल बेस्ड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जिसमें अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग फाइल्स बना के स्टोर की जा रही हैं। बट ये स्मॉल डेटा हो और एक सिंपल ऑपरेशंस करने हो, ये तब ये बहुत अच्छा है। बट अगर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करने हो तो ये फाइल बेस्ड सिस्टम टोटली कोलैप्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये 4 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं अगर इन्हीं ऑफिस से कि व्हाट 3 बेडरूम प्रॉपर्टीज डू यू हैव फॉर सेल विद गार्डन एंड गराज, कि 3 बेडरूम की कोई आपके पास प्रॉपर्टी है जो सेल पे, जिसमें गार्डन भी हो और गराज भी हो, तो क्या वो इतनी एफिशिएंटली मुझे आंसर दे पाएंगे बेस्ड ऑन द डेटा? और अगर मैं उनके पूछता हूँ व्हाट फ्लैट्स डू यू हैव फॉर रेंट विद इन 3 माइल्स ऑफ सिटी सेंटर, क्या सिटी के पास आपके 3 माइल्स के बीच में कोई फ्लैट है रेंट के लिए, तो क्या वो इसका आंसर कर पाएंगे? नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द एवरेज रेंट फॉर 2 बेडरूम फ्लैट, 2 बेडरूम फ्लैट का एवरेज रेंट क्या हो सकता है? जहाँ फिर मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ द टोटल एनुअल सैलरी फॉर द स्टाफ। तो अगर मैं इस तरह के क्वेश्चंस पूछता हूँ तो फाइल बेस्ड अप्रोच से इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर एक इंस्टेंस आंसर निकालना बहुत मुश्किल है। सो वी नीड अ डिफरेंट अप्रोच, हमें एक न्यू अप्रोच की ज़रूरत है, एक न्यू कंप्यूटराइज्ड अप्रोच की ज़रूरत है जो कि इस तरह के लार्ज डेटा को मैनेज करने में हेल्प करे। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेटाबेस अप्रोच। अब डेटाबेस अप्रोच में 2 चीज़ें आती हैं, डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेटाबेस। सो डेटाबेस इज शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा and description of this data designed to meet the information needs of an organization। इस डेफिनेशन के एक एक वर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, अ शेयर्ड कलेक्शन। सो शेयर्ड कलेक्शन का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्ड? अब जब आपका कलेक्शन मीन्स आपने बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, बट डेटाबेस जो है आपका कभी भी एक या दो पर्सन ओन नहीं करते हैं। डेटाबेस इज़ नो लॉन्गर ओन बाय वन डिपार्टमेंट बट इट इज़ अ शेयर्ड कॉर्पोरेट रिसोर्स। जो डेटाबेस होता है एक सेंट्रलाइज जगह में स्टोर होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में लिखा है शेयर्ड कलेक्शन। अब कलेक्शन का क्या मीनिंग है, इट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा। जब हमारे पास बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है तो हम उसको डेटाबेस की फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो शेयर्ड एंड कलेक्शन। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डेटा। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डेटा का क्या मतलब है, डेटाबेस ऑल्सो होल्ड्स द डेटा अबाउट द डेटा। डेटाबेस में सिर्फ डेटा ही नहीं होता, डेटा के बारे में भी डेटा होता है। फॉर एग्जांपल इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा भी बोलते हैं। अगर मैंने इसकी एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने इमेजेस सेव करी हैं अपने डेटाबेस में, लेट्स सपोज मैंने इमेजेस सेव करी हैं। अब इमेजेस में क्या होगा, इमेजेस क्या है, एक तरह का डेटा है। अब इमेज के बारे में क्या होगा, इमेज किसने क्रिएट की है, कौन सी डेट को क्रिएट की है, इमेज की फ़ाइल का साइज़ क्या है, इमेज की फ़ाइल का टाइप क्या है, इस इमेज के ऊपर किस किस की परमिशंस है, कौन इसको एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। सो इसको क्या बोलेंगे, मेटा डेटा। सो डेटा अबाउट द डेटा, ये भी आपका किस में होता है, डेटाबेस में। और हमने एक और वर्ड यूज़ किया है, लॉजिकली रिलेटेड। जितना भी डेटा होता है हमारे डेटाबेस में, इट इज़ अ रेलेवेंट एंड रिलेटेड डेटा इन सम कंटेक्स्ट। किसी ना किसी कंटेक्स्ट में ये डेटा क्या होगा, रिलेटेड होगा। कैसे रिलेटेड होगा, इन द फॉर्म ऑफ एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम बैंकिंग का हमने डेटा सेव किया है तो आपका जो डेटा होगा वो किसी ना किसी वे में आपस में लॉजिकली रिलेटेड होगा। चाहे वो बैंक के अकाउंट नंबर हैं वो किसके साथ लिंक्ड होंगे, आपके अकाउंट होल्डर के नेम के साथ लिंक्ड होंगे। अगर एक होल्डर है उसका आधार कार्ड के साथ भी लिंक होंगे। सो जो आपका जो डेटा है वो लॉजिकली रिलेटेड होता है ताकि हम उससे जो इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो दिस स्लाइड वॉज अबाउट डेटाबेस। सो डेटाबेस इज अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। कलेक्शन जो है शेयर्ड है, लॉजिकली रिलेटेड है आपस में, और सिर्फ डेटा ही नहीं है, इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा भी है, दैट इज मेटा डेटा भी है। इसका काम क्या है, डिज़ाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन की नीड्स होती हैं उसको कौन पूरा करता है, डेटाबेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जहाँ पे भी वर्ड सिस्टम आ जाता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम मीन्स इसमें कुछ कंपोनेंट्स होंगे और वो कंपोनेंट्स क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ काम करने के लिए। सो
System means a software. A software system that enables users to define, create, maintain एंड कंट्रोल एक्सेस टू दी डेटाबेस. अब हमने डेटाबेस तो बना लिया, लार्ज कलेक्शन है, लॉजिकली रिलेटेड भी है, बट हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे? अगर मेरे पास 50,000 फ़ोन नंबर्स का डेटा है, या मेरे पास 1 लाख प्रॉपर्टीज़ का डेटा है ऑल ओवर इंडिया, तो मैंने अगर उस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उसको मेंटेन करना है, उस पर सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करने हैं, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? ऑब्वियसली मुझे कोई ना कोई कंप्यूटराइज सिस्टम चाहिए होगा, कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो कि इस डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करेगा. सो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो इसका काम है डिफाइन करना डेटा को, किस तरह का डेटा है, क्रिएट करना डेटा को, मेंटेन करना डेटा को, और एक्सेस, दैट इज़ कंट्रोल्ड एक्सेस देना डेटाबेस को. कि हर कोई पर्सन जो डेटाबेस को चलाने वाला है उसको सारा एक्सेस नहीं दिया जाता है. वो जो मैनेजर है उसको अलग तरह का एक्सेस होता है, जो नीचे क्लरिकल लेवल में है उसको अलग तरह का एक्सेस होता है. सो DBMS का क्या काम क्या है? ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपका एक यूज़र के बीच में और डेटाबेस के बीच में. सो DBMS प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस. किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम इसमें? डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ डेटाबेस क्रिएशन. स्टोरिंग डेटा इन इट, अगर मैंने नया डेटा ऐड करना हो, कोई डेटा मैंने अपडेट करना है वो हम इसमें कर सकते हैं, कोई नया टेबल क्रिएट करना है वो भी हम इसमें कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम DBMS के थ्रू इसमें कर सकते हैं. इट अलाउज यूजर्स टू डिफाइन द डेटाबेस. अब डेटाबेस को हमने अगर डिफाइन करना हो तो हम DBMS के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस क्या होती हैं, बट अभी के लिए हम इतना पढ़ सकते हैं कि ये लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंडर आती है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज वी कैन डिफाइन द डेटाबेस. इसमें क्या कि हम डेटाबेस को स्ट्रक्चरली डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम टेबल यूज़ कर रहे हैं तो टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, कितनी रोज होंगी, टेबल में प्राइमरी की क्या होगी, ये सब चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं. It also allows users to insert, update, delete and retrieve data from the database, usually through a data manipulation language. अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाइक इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं. रिट्रीव करने का मतलब है डेटा को लेना है. अगर डेटा को आपको देखना है तो आप विद द हेल्प ऑफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आप डेटा को देख भी सकते हैं. इंसर्ट का मतलब आप एंटर कर रहे हैं, अपडेट का मतलब आप कोई डेटा चेंज कर रहे हैं कुछ. लेट सपोज अगर आपने कोई वैल्यू डाल रखी है, किसी प्रॉपर्टी का आपने प्राइस डाल रखा है, आपने उसका प्राइस अपडेट करना है, मतलब बढ़ाना है या कम करना है, तो आप वो भी कर सकते हो. आपने देखना है तो आप रिट्रीव भी कर सकते हो. ये भी सारे फीचर्स कौन प्रोवाइड करता है आपको? DBMS. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड एक्सेस टू द डेटाबेस. कंट्रोल्ड एक्सेस का यही मतलब है कि हर किसी को पूरे राइट्स नहीं दिए जा सकते कि वो सब सारा डेटा देख सके. अगर हम बैंक की एग्जांपल लें तो जो मैनेजर के पास एक्सेस है, जो मैनेजर के पास राइट्स हैं, वो एक क्लर्क के पास राइट्स नहीं हो सकते. तो हम एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, इसमें जो DBMS में एक फीचर होता है जिसमें आप अलग अलग यूज़र्स को अलग अलग तरह का एक्सेस दे सकते हो. नेक्स्ट इज डेटाबेस एनवायरनमेंट, DBMS एनवायरनमेंट. DBMS के आसपास और DBMS का जो एनवायरनमेंट है, जिसका जो वातावरण है, वो किस तरह का होता है? इसमें 5 चीज़ें हैं जो बहुत खास हैं. सबसे पहले आ जाता है हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर्स एंड पीपल. ये पांचों चीज़ों को मिला के आपका एक पूरा DBMS बनता है, जो एनवायरनमेंट है जिसमें DBMS काम करता है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा, जो कि मशीन और ह्यूमंस के बीच में किसका काम करता है? एक ब्रिज का काम करता है. ठीक है. अब हार्डवेयर में क्या आएगा? हार्डवेयर में आपको, जैसे आप जानते ही हैं, हार्डवेयर में कंप्यूटर्स होंगे, सर्वर्स होंगे, आपके अगर नेटवर्क पे काम कर रहे हो तो राउटर्स होंगे. सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर तो आपका DBMS खुद सॉफ्टवेयर ही है, जिसके थ्रू आप सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो. सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, जिसके ऊपर हमने काम करना है, जो यूज़र्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद प्रोसीजर्स भी होंगे बीच में, जो हम अगर किसी को कोई एक्सेस दे रहे हैं, कोई फंक्शंस लगा रहे हैं, कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम किसके थ्रू करेंगे? प्रोसीजर्स. अब इतना बड़ा डेटाबेस है, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इतना बड़ा एनवायरनमेंट है, इन सभी को मैनेज करने के लिए अलग अलग तरह के लोग इसमें काम करते हैं. वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, वो डेटाबेस डिज़ाइनर भी हो सकता है, प्रोग्रामर भी हो सकता है, वो एक एंड यूज़र भी हो सकता है. सो ये सभी 5 जो आपके कंपोनेंट्स हैं, इनको मिला के ही आपका डेटाबेस एनवायरनमेंट बनता है.
ये एक एग्जांपल है जो कि डेटाबेस एनवायरनमेंट को पूरा एक्सप्लेन करती है। ये आपका डेटाबेस आ गया, दैट इज सेंट्रल डेटाबेस। एक जगह पे आपने सारा डेटा क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब डेटा को आप एक्सेस कैसे करोगे, डेटा के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करोगे, कैसे बात करोगे डेटा से, कैसे डेटा को अगर आपने लेना है, डेटा में कुछ अपडेट करना है, कोई भी काम करना है, कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। अब डीबीएमएस जो है वो इंटरफेस एक्ट कर रहा है किसके बीच में, आप ये देख सकते हैं, ये यूज़र्स हैं अलग अलग तरह के, इनके बीच में और डेटा के बीच में। अब डीबीएमएस के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इसकी क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं कि जो डीबीएमएस को एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम बनाती है। फॉर एग्जांपल, अब ये पेरोल ऑफिसर है, इसको एक अलग तरह की डिटेल्स, स्टाफ की डिटेल्स देखनी है, तो वो एक कंट्रोल्ड एक्सेस के थ्रू, डीबीएमएस के थ्रू डेटाबेस से वो देख सकता है। अगर ये कस्टमर सर्विस एडवाइज़र है, इसको कस्टमर के अकाउंट्स देखने हैं तो वो भी देख सकता है। ये सेल्स मैनेजर है, इसको स्टॉक के लिए इंफॉर्मेशन देखनी है, वो भी डीबीएमएस के थ्रू देख सकता है। सो अलग अलग तरह के यूज़र्स को अपने अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सेस दिया जाता है ताकि वो अपना जो डेटा है वो देख सकें। सो ये एक कॉन्सेप्ट है, सेंट्रलाइज्ड क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर आपका डेटाबेस काम करता है। अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फाइल सिस्टम, जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसमें और डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, अलग अलग रोल्स क्या हैं डेटाबेस एनवायरनमेंट में, किस तरह के लोग जो डेटाबेस में काम करते हैं, and most important, what are the advantages and disadvantages of DBMS. होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, सो दैट इस तरह के और भी वीडियोज़ आपके लिए हम लाते रहें। और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, और ये प्रेजेंटेशन का लिंक भी अगर आपको डाउनलोड करनी है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी जाएगी।